नमस्कार दोस्तों। अभी हम अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने देखा है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने बताया कि संपत्ति एसेट्स मतलब उत्पादन तथा वितरण का संपूर्ण अधिकार निजी क्षेत्र का होता है। उसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है या तो नहीं होता है। आयकर बहुत निम्न होता है अथवा नहीं होता है। कल्याणकारी कार्य उसमें नहीं किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, इसलिए एक ऐसा तबका उसमें पिछड़ गया जो समाज की विकास की मुख्य धारा से पीछे रह गया। परिणाम स्वरूप वह अर्थव्यवस्था असफल सिद्ध हुआ, जिसके कारण 1930 के तीसा की मंदी के रूप में देखा गया। उसी के कह सकते हैं कि एक मतलब एंटी के रूप में उभरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्णतः अधिकार राज्यों के पास था। उत्पादन, कितना उत्पादन करना है और किस प्रकार से उसका वितरण करना है, वह पूरा अधिकार राज्य के पास था। अर्थात निजी क्षेत्रों के हाथ में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ऐसे में कल्याणकारी काम तो खूब होंगे, परंतु उत्पादन और वितरण का कार्य सरकार के हाथ में होने के कारण कुछ खास सुधार नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एक अन्य अर्थव्यवस्था उभर करके आई। उसी के रिएक्शन में, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात अगर हम करें तो उसमें देखा जाता है कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रित रूप उसमें देखा जाता है। दोस्तों, समय आने पर वो पूंजीवादी का रूप ले लेता है और समय आने पर वह समाजवादी का रूप ले लेता है। इस प्रकार से इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम फ्रांस से माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति फ्रांस से ही हुई है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, उसको हम एक एक बिंदु में समझाएंगे और यह भी समझाएंगे कि भारत क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्या तर्क है उसके पीछे, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई है। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, इसका उद्भव आर्थिक मंदी के समय, मैंने पहले बता दिया, जब 1930 के तीसा की मंदी आई थी, उसी समय इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। उसी के रिएक्शन में समाजवादी आया था, परंतु उसी समाजवादी में ही मिक्स्ड इकोनॉमी का लक्षण झलकने लगा था। यहाँ पर इसका उद्भव आर्थिक मंदी के समय में ही हो गया था, परंतु इसे अपनाने की औपचारिक घोषणा फ्रांस द्वारा की गई। मैंने बताया फ्रांस द्वारा की गई। वर्ष 1944-45 में जब फ्रांस ने राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्य से ऐसी घोषणा की, तो उसी समय फ्रांस ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया। इस आर्थिक प्रणाली को और बल तब मिला जब 1980 के दशक के मध्य से गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। गैर बाजार अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था जब इसको अपनाना शुरू कर दिए, समाजवादी या साम्यवादी, यू कैन से दैट हियर, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर 1980 के दशक में मिक्स्ड इकोनॉमी को और बल मिला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बलवती होती चली गई और इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है कब पूंजीवादी होगा, कब समाजवादी होगा। देखिए, जब कल्याणकारी काम करने की बात आएगी तो ऐसे में यह समाजवादी के रूप में दिखाई देगा, परंतु अगर उत्पादन की बात आएगी तो ऐसे में ऐसा लगेगा यह पूंजीवादी है, क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो कभी भी कल्याणकारी काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको केवल फायदा चाहिए। क्यों कल्याणकारी काम करे, क्यों समाज के हित के लिए काम करे, उसका उसमें क्या फायदा है, क्योंकि इसको कुल मिला जुला के फायदा ही चाहिए। इसलिए फायदा का मतलब पूंजीवादी की बात कर रहा हूं, इसलिए पूंजीवादी पूर्णतः सक्सेस नहीं हुआ। अब मिक्स्ड इकोनॉमी आ गया। देखिए, इसमें क्या है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था मतलब वही समाजवादी की बात कर रहे हैं तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण रूप दिखाई देता है। मैंने बता दिया, इसे निजी तथा सार्वजनिक दोनों का मिश्रण होता है, ये भी बताया भी जस्ट। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकारों पर होती है। मैंने पूरी बात बता दिया है। कुछ क्षेत्र राज्य और केंद्र को दे दिया, जो भी वेलफेयर का कार्य होगा वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी। यहाँ पर
बाकी गतिविधियों को बाजार या निजी समूहों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ये मैंने बता ही दिया है। यह मांग और पूर्ति के अंतर क्रिया पर निर्भर है। मांग तथा पूर्ति की अंतर क्रिया पर निर्भर है दोस्तों। परंतु सरकार एक विनियामक के रूप में अपना अनुकूलतम नियंत्रण भी बनाए रखती है। देखिए दोस्तों, अगर निजी क्षेत्र ज्यादा अतिक्रमण करना शुरू करता है तो ऐसे में राज्य या सरकार जो होती है वह उसको कंट्रोल करती है। अन्यथा ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा कि एक जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक 1930 वाली जो स्थिति देखने को मिली थी, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि पूंजीवादियों ने बताया कि कभी कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। देखिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में खर्चा करना है तो निजी क्षेत्र क्यों खर्चा करेगा जहां उसको फायदा नहीं होगा। जैसे बेसिक क्षेत्र में प्राइमरी, जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। उसका मतलब किसी भी गार्जियन का एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के मतलब शिक्षा दे, निःशुल्क है। हमारे यहाँ भी है। तो इसलिए अब वो निजी क्षेत्र क्यों करेगा इसमें कार्य, तो इसमें राज्य हस्तक्षेप करता है। अभी दोस्तों कोरोना के काल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भर्ती मतलब किसी भी रोगी को लेने से मना कर दिए, तो ऐसे में कौन सामने आया? निजी तो नहीं आया। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल ही काम आए। तो दोस्तों इस प्रकार से राज्यों का हस्तक्षेप अनिवार्य है। इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों यहाँ पर सरकारी स्कूल में देख लीजिए, जो बच्चे फीस का वहन नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट में जो शुल्क जितना है, उनको सरकारी स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, अच्छे से अच्छी शिक्षा दिया जाता है। प्राइवेट में बिना पैसा के एक पग आपको नहीं चलने देंगे, कुछ भी हो जाए। शोषण बहुत ज्यादा, एक्सप्लॉयटेशन है। इसलिए कल्याणकारी कार्यों के लिए राज्य जो है काम करता रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, मतलब जी भोजन हो। और जैसे भोजन में देख लीजिए, जैसे राशन की बात है, राशन 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो मिलता है दुकान पर, राशन की दुकान पर। क्या ये प्राइवेट काम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप इसमें आवश्यक है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, दोनों का अस्तित्व साथ साथ होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व चलता है, दोनों एक साथ चलते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। दूसरी बात यह है, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, आर्थिक नियोजन देखा जाता है। कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ किया जाता है, एट रैंडम में कुछ नहीं होता है। तीसरी बात यह है, सरकार एक विनियामक के रूप में भूमिका निभाती है। मतलब जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार अपने पास चाबी रखती है उसकी, जब चाहेगी तब उसको घुमा सकती है। चौथी बात यह है कि वो इस पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। हम भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं। उसमें निजी में क्या होता है, जैसे कभी कभी उसमें ऐसा लक्षण दिखता है कि मोनोपोली जैसा लक्षण दिखाई देता है। हियर देयर इज नो मोनोपोली, इट इज ओपन फॉर ऑल द पर्सन्स व्हिच कैन बी इन्वेस्ट द मनी। कोई भी है, मतलब जिसके जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है कर सकता है। दोस्तों अब क्या लॉजिक है कि भारत क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए जाने के पीछे तर्क क्या है। देखिए, अगर हम पहली बात करें तो राज्य या सरकार के पास पूंजी का अभाव। देखिए दोस्तों, इसको हम पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस यहाँ तक, फिर इसके बाद हम इसको समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर है, मैं इसको समझा रहा हूं।
पहली बात यह है कि सरकार के पास पैसे की कमी, मतलब जो संपत्ति है वो पूंजीवादियों के पास है। तो ऐसा किया जाए कि पूंजीवादी लोग अपना संपत्ति लगा दें, नियम कानून हमारा चले उस पर, तो उनका भी काम हो जाएगा, पब्लिक का भी काम हो जाएगा, सरकार भी काम चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हो गया, मतलब ये है राज्य या सरकार के पास पूंजी या संसाधनों का अभाव। दूसरी बात है निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, तकनीक तथा प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके पास जो पूंजी है, प्राइवेट सेक्टर के पास पूंजी होती है, उनके पास मैनेजमेंट होता है, और फिर जो रिसोर्सेज है उनके पास, ये रिसोर्स की बात कर रहा है, कैपिटल, मैनेजमेंट एंड रिसोर्स, इन सब का जो उपयोग किया जाए, अच्छे से किया जाए, मतलब उसका जो दोहन किया जाता है अच्छे से किया जाए। इसलिए मतलब ये हुआ कि ये लोग पैसा लगाएंगे, प्राइवेट वाले पैसा लगाएंगे, सरकार का नियम कानून रहेगा। जैसे जो अभी एमओटी सिस्टम पर जो काम करता है, मेड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाइए, चलाइए और ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे हमारे पास पैसा, मान लीजिए हमने उसमें पैसा लगाया, एक ब्रिज बना दिया, खूब बड़ा सा, या हाईवे बना दिया, 20 साल तक उसको मैंने ऑपरेट किया, चलाया, जो उससे टैक्स मिला वो हमारे पास रख लिए, जो रोड टैक्स देता है, टोल टैक्स दिया जाता है। जब हमारा पैसा वसूली हो गया फिर हम उसको सरकार को सौंप देंगे। तो यही है पूंजी, मैनेजमेंट और रिसोर्स, या मोटी मॉडल उसको कहते हैं। पीसीएस में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ये है। अब देखिए सार्वजनिक या राज्य के भार को कम करने के लिए, ताकि राज्य आवश्यकता अनुसार अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन कर सके। देखिए सार्वजनिक एक्चुअली, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जस्ट बताया, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और फूड्स, इस समय जो कल्याणकारी काम किया जाता है, जो सरकार काम करती है, सरकार अगर हर क्षेत्र में काम करेगी तो वह कहां कहां जाएगी। इसलिए कुछ क्षेत्र प्राइवेट को देना लाजमी है और देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करने के लिए, ताकि आवश्यकता अनुसार अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास, मतलब सरकार कुछ ऐसा कार्य कर सके जो कल्याणकारी हो। पूंजीवादी लोग इसमें पैसा लगा देंगे, सरकार जो है कल्याणकारी काम करेगी और सरकार का भार भी कम हो जाएगा। ठीक है। और चौथी बात इसमें ये है, नागरिकों तक गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करनी है। तो देखिए जैसे ये कंपनी है, मान लीजिए ये दिस इज द कंपनी, ये फैक्ट्री है, इसमें लोग काम करते हैं, एक व्यक्ति ये काम करता है, एक व्यक्ति ये काम करता है, ये खूब काम कर रहा है, इसका तनख्वाह 20,000 है, ये भी काम कर रहा है, इसका तनख्वाह 20,000 है, और एक व्यक्ति ये है जो सो रहा है, इसका भी तनख्वाह 20,000 है। अब बताइए इन दोनों लोग को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इनको देख करके लोग भी आलसी हो जाएंगे। इसलिए सरकारी क्षेत्र में ही होता है, जैसे हम लोग हैं सरकारी, पढ़ाते रहते हैं, हम लोग भी उतनी तनख्वाह है, और जो लोग आलसी टाइप के हैं, जिसको हम कमीना कहते हैं, वो लोग इतने कमीने, वो कहते हैं कि आज तक मैंने चाक ही नहीं उठाया, मतलब अपना कमीनापन बताते हैं, फिर भी उनको उतनी ही तनख्वाह दी जाती है। तो ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने वाले होते हैं, सरकारी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम करने वाले होते हैं। यहां पर भी सरकारी कंपनियों का कुछ हाल ऐसा ही था, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, ताकि जो लेबर फोर्स है उसका पूर्ण रूप से क्या अच्छे से दोहन किया जा सके। तो यहाँ नागरिकों तक गुणवत्ता आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच। अब ये इस कंपनी से जो माल बनेगा उसकी गुणवत्ता कम सही होगी, क्योंकि अच्छे से लोग काम नहीं करेंगे। यही देखिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मान लीजिए, इसमें एकदम टाइम बना हुआ है,
इस टाइम से आइए, इस टाइम को जाइए, इतना अच्छा प्रोडक्शन करिए। अगर अगर जैसे मान लीजिए आप अच्छा प्रोडक्शन करते आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको छाड़ दिया जाएगा, तो ठीक है। इसलिए क्या होता है, गुणवत्ता बढ़ता है, वस्तु की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, क्वालिटी बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऐसे में क्या होता है, वह वस्तु प्रतिस्पर्धा कर पाती है और हम उसका निर्यात कर सकते हैं। जब निर्यात करेंगे तो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का आगमन होगा। जब विदेशी मुद्रा का आगमन होगा तो हमारा जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं, वो सरप्लस में रहेगा हमारा, हम घाटे में नहीं रहेंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का निवेश यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। इसकी बात है, नागरिकों तक गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। इसलिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए यहाँ पर वो बात मैंने बता ही दिया है। आर्थिक विकास की गति मतलब सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, परंतु पूंजीपतियों का हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा। इसलिए क्या होगा, उसमें आर्थिक विकास तेजी से हो सकेगा, क्योंकि कंपटीशन की भावना रहेगी। कई कंपनियां हैं, जैसे एक कंपनी मान लीजिए एक पेन 5 रुपए में बना रही है, वही दूसरी कंपनी उसी रेट वही एकदम पेन उसको 3 रुपए बना दे रही है, तो जाहिर सी बात है लोग 3 रुपए वाली पेन खरीदना पसंद करेंगे। इसलिए लोग कम लागत में अधिक वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आर्थिक विकास की गति तीव्र करने हेतु गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या का समाधान, गरीबी तथा बेरोजगारी समस्या का समाधान सरकारी क्षेत्र करता है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर प्राइवेट मतलब सरकार का हस्तक्षेप भी आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, एक प्राइवेट सेक्टर दिखाई दे रहा है और दूसरा पब्लिक सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो दोनों का मिला रूप हो गया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने के लिए पूरी बात मैंने बता दिया। देखिए जैसे कंपनी में कंपटीशन होगा तो वस्तु का जो क्वालिटी है वो अच्छा से अच्छा बनेगा, तो उसका निर्यात होगा। जब निर्यात होगा तो हमारा निवेश बढ़ेगा, मतलब विदेशी मुद्राएं हमारे यहाँ ज्यादा होंगी। जब विदेशी मुद्रा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो बीओपी है वो सरप्लस में होगा। इसलिए कुल मिला जुला के सार क्या है, सार ये है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का साथ साथ समावेशन होना अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दिखाता है। इसलिए भारत मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थ 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को अभी हमने देखा, मतलब अर्थव्यवस्था को कुल 6 भागों में बांटा गया, अभी हम बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर से बताऊंगा। तो उसमें कुछ विनिमय, देखिए विनिमय दर होता है, विनिमय दर प्रणाली होती है। तो विनिमय दर प्रणाली में कई उसमें कंसेंसस हुए थे। एक्चुअली न पूंजीवादी पूर्ण रूप से सक्सेस हो सकता है, न समाजवादी पूर्ण रूप से सक्सेस हो सकता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी वी कैन से दैट हियर द मिक्स्ड इकोनॉमी विल बी सक्सेसफुल। अभी आज तक तो सक्सेस ही है अभी, क्योंकि उसमें कुछ कहा नहीं सकता कब कौन सा रूप वो ले लेगा, इसलिए वो सक्सेस माना जाता है। तो उसमें जो विनिमय दर प्रणाली है उसमें तीन सहमतियां हुई हैं। जैसे जब 1930 के तीसा की मंदी आई थी, तो ऐसे कंडीशन में 3 प्रकार के कॉन्सेंसस हुए थे। पहला था वाशिंगटन कॉन्सेंसस, दूसरा था बीजिंग कॉन्सेंसस और तीसरा था सेंटियागो कॉन्सेंसस। देखिएगा एक है वाशिंगटन कॉन्सेंसस, वाशिंगटन कॉन्सेंसस, दूसरा है बीजिंग कॉन्सेंसस, बीजिंग कॉन्सेंसस, तीसरा है सेंटियागो कॉन्सेंसस। ये 3 प्रकार के कॉन्सेंसस हुए, वाशिंगटन, बीजिंग और सेंटियागो। सब पर चर्चा करूंगा। पहले देखते हैं वाशिंगटन कॉन्सेंसस क्या है।
वाशिंगटन सहमति। दोस्तों 3 संस्था का नाम लेंगे। एक है आपका आईएमएफ, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, ये है वर्ल्ड बैंक, और तीसरा है एक वहां ये अमेरिका की जो ट्रेजरी विभाग है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग। ये तीनों विभाग है